हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? मौज बहार। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 शुरू करा था पॉलिटिकल अफेयर्स का। और पॉलिटिकल अफेयर्स में हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। एक बार नजर गोल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। बेसिकली बेटा, जो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें ज्यादा आपको लर्निंग प्रोसेस है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ज्यादा आपको याद करने वाला प्रोसेस है। थोड़ा सा इस चैप्टर में हेल्प कम कर पा रहा हूँ आपकी, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है कि किस मिनिस्ट्री में कौन सा पर्सन, कौन सा नेता, हाँ जी, कौन सा मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री को संभाल रहा है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की हमने पूरी लिस्ट पढ़ी थी। जो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कौन कौन से मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कौन कौन से मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, वो पढ़ा। और इसके बाद हमने अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर, जो न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए थे वो पढ़ा। कौन अपॉइंट हुए थे? 5 गवर्नर अपॉइंट हुए थे, 5 स्टेट के, तेलंगाना के, राजस्थान के, हिमाचल प्रदेश के, केरला के और महाराष्ट्र के। 5 गवर्नर अपॉइंट हुए न्यू, उसके बारे में पढ़ा। फिर कुछ कमेटीज के बारे में पढ़ा। हाँ जी, कमेटीज के बारे में पढ़ा। और फाइनली कमेटीज खत्म कर ली। अब हम अपॉइंटमेंट्स पर आ गए हैं। और आज हमें कहाँ से पढ़ना है? अपॉइंटमेंट्स। हाँ जी, कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है हमें, जिसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस। हेडिंग से समझ आ रहा है बेटा, 4 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। बेटा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। हाँ जी, इसके अलावा अपॉइंटेड एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी एट राजीव गाबा। तो नेक्स्ट कैबिनेट जो मिनिस्ट्री अपॉइंट हुआ है वो राजीव गाबा अपॉइंट हुए हैं। तो ये बेटा 3 टॉपिक अब कुल मिलाकर हमें ये पढ़ने हैं। उसके अलावा और भी अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है। पहले 3-4 अपॉइंटमेंट्स है, पहले वो पढ़ते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस। 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है। ध्यान से देखिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 4 न्यू जजेस। 4 सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस अपॉइंट हुए हैं। हाँ जी, increasing the total strength of judges to 34 from 31 as sanctioned under the amended laws। हाँ जी, अंडरलाइन करिए, increasing the total strength of judges to 34 from 31st as sanctioned under the amended law। हाँ जी, अब जो टोटल स्ट्रेंथ है बेटा, हाँ जी, टोटल सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। टोटल सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने? अब 34 है। The 4 new judges who took oath are Chief Justice। हाँ जी, चीफ जस्टिस वी आर राम सुब्रमण्यम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, 4 अब नाम बताए जा रहे हैं जो नए सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए हैं। थोड़े से नाम थोड़े से अटपटे होंगे याद करने में। पहला चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ है, एक तो बेटा कहाँ का? वी आर सुब्रमण्यम, हिमाचल प्रदेश का। तो एक तो चीफ जस्टिस कहाँ का अपॉइंट हुआ है? हिमाचल प्रदेश का, जिनका नाम क्या है? वी राम सुब्रमण्यम। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ कृष्णा मुरारी फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और एक बेटा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ है, जिसका नाम क्या है? कृष्णा मुरारी। और तीसरा राजस्थान चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए राजस्थान हाई कोर्ट के एस ए रविंद्र भट्ट। ये एस ए रविंद्र भट्ट ये कहाँ के अपॉइंट हुए? राजस्थान के चीफ जस्टिस। और केरला के चीफ जस्टिस ये अपॉइंट हुआ हरिकृष्ण, ये है हरीशकेश रॉय। हरीशकेश रॉय बेटा, ये क्या है? केरला के क्या है? न्यू चीफ जस्टिस है। तो 4 जो अपॉइंटेड चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट के बेटा, वो कौन कौन है? एक तो हिमाचल प्रदेश के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। दूसरा, पंजाब एंड हरियाणा के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। तीसरा, इसके अलावा राजस्थान के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। और फोर्थ, केरला के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो 4 टोटल न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए बच्चों। आगे बात समझ, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तीसरा राजस्थान हाई कोर्ट और फोर्थ केरला हाई कोर्ट। नाम इनके दिए गए। हिमाचल प्रदेश में कौन अपॉइंट हुए? वी आर सुब्रमण्यम। हाँ जी, और इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा में कृष्ण मुरारी।
और राजस्थान की चीफ जस्टिस कौन है? एस ए रविंद्र भट्ट। और केरला के चीफ जस्टिस कौन है जो अपॉइंट हुए? ऋषिकेश रॉय। बेटा ये 4 न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए 4 स्टेट के हाई कोर्ट्स के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ऑन 18 सितंबर क्लियर्ड द सुप्रीम कोर्ट कोलैगिज्म recommended names of judges for the appointment। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 सितंबर को बेटा क्या करा था? रिकमेंडेशन भेजी थी नाम की। पोस्ट द इनैक्टमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट द बिल ऑफ 2019 into law, the judicial strength of the apex court has now been increased to 34। जो अपॉइंटमेंट थी बेटा जजेस की अपॉइंटमेंट का जो बिल था, जो लॉ था, उसको अमेंड करा गया है। उस लॉ को अमेंड करने के बाद एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ हो चुकी है जजेस की, अपेक्स मतलब वही सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट बेंच की, जो हाईएस्ट कोर्ट की जो जजमेंट जो जजेस की स्ट्रेंथ हो चुकी है, वो कितनी हो चुकी है? अब एट प्रेजेंट 34 हो चुकी है। कितने से? 31 से। तो अर्लियर इट वाज 31, नाउ इट इज 34। ये बेटा न्यू 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नाम याद रखना बेटा, एच हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, राजस्थान कोर्ट, हाँ जी राजस्थान हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट, इन 4 हाई कोर्ट्स में न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए, चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। आगे देखिए, अपॉइंटमेंट टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर किसको अपॉइंट करा गया है? एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपॉइंट करा गया है, डॉक्टर पी के मिश्रा, who was serving as the additional principal secretary to prime minister। हाँ जी, डॉक्टर पी के मिश्रा। ये पी के मिश्रा पी के नहीं है, ये नॉर्मल है, इन्होंने पी नहीं रखी, ये पी के मिश्रा नाम है इनका। डॉक्टर पी के मिश्रा ये क्या थे? एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर। हैज बीन अपॉइंटेड एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। इनकी डेजिग्नेशन बढ़ा दी गई, पहले ये एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब इनको क्या बना दिया गया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। एंड द फ्रेश अपॉइंटमेंट वाज नेसेसिटेटेड आफ्टर द त्रिपेंद्रा मिश्रा। और ये फ्रेश अपॉइंटमेंट किसके बाद हुई है? जो नृपेंद्र मिश्रा जो थे मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रीवियस टर्म स्टेप डाउन रिसेंटली। इनका जो टर्म खत्म हुआ, इनका नृपेंद्र मिश्रा का जो टर्म खत्म हुआ, ये अर्लियर अपॉइंटेड थे। नृपेंद्र मिश्रा, इनका अर्लियर अपॉइंटमेंट खत्म हुआ, इसकी जगह पर किसको अपॉइंट कर दिया गया? डॉक्टर पी के मिश्रा जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इनको अपॉइंट कर दिया गया एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? तो बेटा कौन अपॉइंट हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी? हाँ जी, कौन अपॉइंट हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर? डॉक्टर पी के मिश्रा अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इनको क्या बना दिया गया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अर्लियर ही वाज एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पहले वो क्या था? एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो। आगे बात समझ। इन अनदर टॉप अपॉइंटमेंट्स इन द पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, जो पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे पी के सिन्हा, who was appointed as an official on a special duty in the PMO, has now been appointed as a principal advisor to the PMO from September 11, 2019। क्या बोला जरा? एक और अपॉइंटमेंट हुई है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा थे, हाँ जी, इनको क्या कर दिया गया? हाँ जी, who was appointed as a official on special duty, ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी इन्हें अपॉइंट करा गया था, अब इनको प्रिंसिपल एडवाइजर भी बना दिया है। तो बेटा जो कैबिनेट सेक्रेटरी पी के मिश्रा थे, पहले ये ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंटेड थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अब इनको क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिया गया फ्रॉम सितंबर 2019, 11 सितंबर 2019। तो पी के मिश्रा साहब और क्या बन गए बच्चों? ध्यान से समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रिंसिपल एडवाइजर बन गए हैं।
क्या बन गए? प्रिंसिपल एडवाइजर। नाम से समझ आ रहा है एडवाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। पीएम के प्रिंसिपल एडवाइजर, जहां पे जिसके साथ प्रिंसिपल क्या करते हैं, और जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। प्रिंसिपल एडवाइजर क्यों बेटा? ये मेन एडवाइजर, इसके नीचे और भी एडिशनल एडवाइजर होंगे, असिस्टेंट होंगे, मेन यही है प्रिंसिपल एडवाइजर। हाँ जी, तो ये कौन है? पीके मिश्रा। तो पीके मिश्रा को एक तो बेटा क्या बना दिएगा, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, और दूसरा इन्हें एज प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया 11 सितंबर 2019। ये बात समझ आ गई? तो पहला तो 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट आपने पढ़ी, फिर इसके बाद आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है डॉक्टर पीके सिन्हा को बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर, और उन्हीं को प्रिंसिपल एडवाइजर का काम भी दे दिया गया 11 सितंबर 2019। ये बात समझ आ गई? पक्का? आगे देखिए, राजीव गाबा अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। जो राजीव गाबा, इनको अपॉइंट कर दिया गया नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। So Mr. Rajiv Gauba has been appointed as a new cabinet secretary for the tenure of 2 years. राजीव गाबा को अगले 2 साल के लिए क्या बना दिया गया? कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया। एंड बिफोर ज्वाइनिंग द कैबिनेट सेक्रेटरी, मिस्टर गाबा वाज सेक्रेटरी। हाँ जी, इस कैबिनेट सेक्रेटरी से पहले ये क्या थे? सेक्रेटरी थे होम अफेयर्स के। हाँ जी, किसके सेक्रेटरी थे? होम अफेयर्स के। एंड हिज अपॉइंटमेंट एज कैबिनेट सेक्रेटरी वाज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और इसकी अपॉइंटमेंट किसने अप्रूव करी? तो बेटा जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने, एसीसी ने अप्रूव करी। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जितने भी कैबिनेट में लोग अपॉइंट होते हैं, आईएएस अफसर अपॉइंट होते हैं जो कैबिनेट्स में, सेंट्रल लेवल पर, मिनिस्ट्री लेवल पर जो कैबिनेट्स में अपॉइंटमेंट होती है आईएएस की, वो सारी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? हाँ जी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है। उसके आगे देखिए, जो मिस्टर गाबा है 1982 आईएएस ऑफिसर है, 1982 IAS officer of the Jharkhand cadre, and he initially joined as an officer on special duty in the cabinet secretariat, and he will now replace the incumbent PK Sinha, who is 1977 batch IAS officer of Uttar Pradesh cadre, and Mr. Gaba is 32nd cabinet secretary of India. तो बेटा अब इंडिया की जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो कौन है? राजीव गाबा इंडिया के क्या कैबिनेट सेक्रेटरी है। और ये कौन से बैच के हैं? तो बच्चों ये 1982 आईएएस ऑफिसर बैच के हैं झारखंड से। और इन्होंने रिप्लेस किसको करा है? हाँ जी, इन्होंने नाउ रिप्लेस करा है पीके सिन्हा को। किसको रिप्लेस करा है? पीके सिन्हा को, जो 1977 जो बैच आईएएस ऑफिसर के हैं उत्तर प्रदेश के, और ये 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी है इंडिया के। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? पक्का? तो बेटा जो जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे पीके सिन्हा, उनको वहां से हटाकर उनको क्या बना दिया? प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिया। क्या बना दिया उनको? प्रिंसिपल एडवाइजर। और जो पीके सिन्हा थे उनकी जगह पर कौन आ गई? राजीव गाबा। तो हमारे इंडिया के बेटा अगर मैं बात करूं, हाँ जी, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करूं, कैबिनेट सेक्रेटरी, क्यों है नाम तो आना चाहिए। देखो सेक्रेटेरिएट, ये तो भवन दिखा दिया उन्होंने। ये राजीव गाबा आईएएस, ये रहा। अभी जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है जो हमारा, तो वो किन कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है अभी? राजीव गाबा आईएएस ऑफिसर सिंस 30 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और ये पूरी हिस्ट्री दे रखी है बेटा इनकी। अपॉइंटमेंट किसने की थी? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, एईसी, एसीसी। जितने भी कैबिनेट्स में मीटिंग होती है, मिनिस्ट्री लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं, आप देखते हो ना, आईएएस अफसर का तबादला कर दिया गया। जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं जो सरकार में काम करते हैं, हर मिनिस्ट्री में, चाहे होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस हो, जितनी भी हो, चाहे पीएमओ ऑफिस है, ये खुद थोड़ी काम करते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर लोगों का तो चेहरा है, ये तो बस फाइलों पे साइन करते हैं। अल्टीमेटली काम करने वाले कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर। तो ये आईएएस ऑफिसर्स को अलग अलग जगह पर अपॉइंट करा जाता है, अलग अलग प्लेसेस पर, गवर्नमेंट में अलग अलग।
किसी को एडवाइजर बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाल रहा है। तो अलग अलग रोल दिए गए। वो जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है उन सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स को कौन करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है अपॉइंटमेंट्स। अभी एट प्रेजेंट जो हमारे बेटा जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो कौन है? राजीव गाबा, याद रखिएगा। और राजीव गाबा बेटा कौन से बैच के हैं? हाँ जी, 1982 आईएएस ऑफिसर है झारखंड बैच के। और इसके अलावा 32nd इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो बेटा यहाँ याद रखिएगा राजीव गाबा हमारे क्या है? राजीव गाबा एज 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी। राजीव गाबा हमारे यहाँ पर क्या है? 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। हाँ जी, आगे बात समझ पक्का। अब आगे देखिए, आईबीएम आपने सुना? आईबीएम, आईबीएम के लैपटॉप्स आते थे बेटा, आईबीएम। तो आईबीएम के न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं। हाँ जी, अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा क्या है? न्यू सीईओ है आईबीएम। सो इंडियन ओरिजिन, इंडिया के है बेटा, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया मूल के। अरविंद कृष्णा has been appointed as a new chief executive officer of the International Business Machines, IBM International Machines, replacing वर्गीनिया गिनी रॉमेटी। ये पहले क्या थे? सीईओ थे। इनको रिप्लेस करके अब कौन बन गया? अरविंद कृष्णा। एंड ही विल टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीईओ फ्रॉम अप्रैल 6। अप्रैल 6 से इनको क्या मिल रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। Arvind Krishna currently leads IBM business unit that helps the organization in the cloud and data platform. It is a platform where the company clients build the future, and Arvind Krishna will be responsible for the IBM security, IBM research wing, cognitive applications, and IBM cloud. तो ये अरविंद कृष्णा बेटा क्या, पूरा का पूरे कंपनी के सीईओ तो है ही, और कुछ बिजनेस यूनिट खुद संभालते हैं, जैसे कि हाँ जी, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर द कंपनी क्लाइंट्स बिल्ड द फ्यूचर। अरविंद कृष्णा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आईबीएम सिक्योरिटी। आईबीएम जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, मशीन्स बनाती है, उनकी सिक्योरिटी की रिसर्च विंग। और इसके अलावा जो आईबीएम का अपना क्लाउड है, सर्वर है, जहां पर क्या होता है, सारी सॉफ्टवेयर फाइल्स रखी जाती है, इन सबको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहे हैं संभालने के लिए? तो अरविंद कृष्णा। तो बेटा न्यू सीईओ ऑफ, बस नाम याद रखना आपको, न्यू सीईओ ऑफ आईबीएम कौन है? अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा, ये तो आपको पता है, ये गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, ये भी क्या है? इंडिया के ही है। तो बहुत सारे इंडियन मूल के प्रेसिडेंट, इंडियन मूल के जो सिटीजन्स हैं इंडियन मूल के, वो क्या बन रहे हैं? बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के सीईओ बन रहे हैं। तो आईबीएम, हाँ जी, आईबीएम सीईओ अगर हम डालें, देखो अरविंद कृष्णा, ये है अरविंद कृष्णा। ये कृष्णा इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव, है इंडियन मूल के, अभी रहते अमेरिका में, वो बात अलग है इंडियन मूल के। अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बन गया आईबीएम के। और कृष्णा बिगेन हिज कैरियर एट आईबीएम एज एन इंजीनियर। शुरुआत में क्या थे? जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट होते हैं बीटेक करने के बाद, वैसे अपॉइंट हुए थे। एंड ही वाज प्रमोटेड टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन 2015। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2015 में बने और प्रमोट हो गए बाद में 2020 अप्रैल में सीईओ। और नेशनैलिटी क्या है? ये अमेरिकन है, बट बर्थ कहाँ है? देहरादून का। आपको पता है देहरादून का है, तो बर्थ कहाँ का? देहरादून का। और अभी कहाँ है? नेशनैलिटी कहते कहाँ है? अमेरिकन। और प्रेडेसर मतलब जिस किसको रिप्लेस कर रहे हैं? गिनी रॉमेटी को रिप्लेस कर रहे हैं। गिनी रॉमेटी ये है, और अभी ये सीईओ है। और एजुकेशन कहाँ से करी है इन्होंने? तो बेटा इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कानपुर। तो बेटा ये आईआईटी, आईआईटी कानपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी कानपुर। आपने सुना होगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर से इन्होंने स्टडी करी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लिनियोइस ऑफ उर्बेना कैंपेन, यहाँ पे भी इन्होंने स्टडी की। और पेरेंट क्या है? विनोद कृष्णा, आरती कृष्णा। बस आपको जो याद रखना है वो क्या है? अरविंद कृष्णा। आपको जो याद रखना है बस वो क्या है? अरविंद कृष्णा।
अरविंद कृष्णा क्या है, न्यू सीईओ है किसके, आईबीएम के, न्यू सीईओ ऑफ आईबीएम अरविंद कृष्णा। बस नाम याद रखिएगा बेटा, एग्जाम में यही पूछ लिया। तो चार जो अपॉइंटमेंट्स थी बेटा, अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट कर ली। बताइए अपॉइंटमेंट्स में क्या क्या पढ़ा हमने। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए। हाँ जी, हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, केरला हाई कोर्ट के लिए। दूसरा, इसके अलावा डॉक्टर पी के सिन्हा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। और इसके अलावा जो राजीव गाबी था, राजीव गाबा जो है उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया। और जो आईबीएम के न्यू सीईओ अरविंद कृष्णा को बना दिया गया। चलो जी, अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, अनाउंसमेंट ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट स्कीम इन द यूनियन बजट 2020, मतलब कौन सी स्कीम्स के बारे में और कौन सी इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बजट 2020 में अनाउंस हुई है। वो स्कीम पढ़ने वाले 2020 के बजट में अनाउंस हुई है। देखो जी, पहला, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स lays down a roadmap towards the modernized data collection, integrated information portal, timely dissemination of information, and this policy to enables the private sector to build the data center parks throughout the country and enable firm to skillfully incorporate data in every step of their value chains. So national policy and official statistics aims to use the latest technology to enable real time monitoring of increasing complex country. देखो ध्यान से, तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है। पहला गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव क्या, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। जो भी बेटा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जो भी नेशनल लेवल पे स्टैट्स वगैरह पिक करे जाते हैं, स्टैट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं उनके बारे में बताया गया है। सो नेशनल पॉलिसी, एक नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाई गई है ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या बोला गया, लेज डाउन, हाँ जी, लेज डाउन ए रोड मैप। इस पॉलिसी में क्या बताया गया, रोड मैप बताया गया टूवर्ड्स मॉडर्नाइज डाटा कलेक्शन, किस तरह से देश में आगे फ्यूचर में डाटा कलेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल, एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल, एक वेबसाइट तैयार करेंगे, एक पोर्टल तैयार करेंगे जहां पर इंफॉर्मेशन सबकी मेंटेन होगी। टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे टाइमली क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा तब कब सब लोगों तक। This policy is to enable the private sector to build the data center parks throughout the country, enable firms to skillfully incorporate data in every step of their value chains. तो बेटा हर एक प्राइवेट कंपनी जैसे क्या करती है, अपने डाटा सिक्योरिटी के लिए एक पार्क बनाती है, एक क्लाउड बनाती है जहां पर वो डाटा मेंटेन करती है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को एक्सेस होता है। सो नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एम्स टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो नेशनल जो पॉलिसी है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पे, वो क्या करेगी, यूज करेगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टू इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि वो क्या कर पाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाए ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। जो हमारे इंडिया की जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है उसको क्या कर पाए, रियल टाइम मॉनिटर कर पाए डाटाबेस पर। हाँ जी, इकोनॉमी में कितना बढ़ावा आया, कितना उतार आया, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रही है, फ्लक्चुएट कितने लेवल पर हो रही है। ये पूरा बेटा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी टू क्रिएट ए सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक्स मार्केट एंड विल फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल्स एंड मेकिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिव। इसके अलावा एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई गई, एक सिंगल विंडो बनाया गया ई लॉजिस्टिक्स मार्केट एंड विल फोकस ऑन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये पॉलिसी क्या करेगी, किस तरह से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए एंड मेकिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिव। एमएसएमई क्या, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, कैसे इनको कॉम्पिटिटिव मतलब और इनको बेटर करा जाए। ए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल बी रिलीज सून, ये रिलीज होगी एंड विल क्लैरिफाई द रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और इसमें बिल्कुल क्लियरिटी बताया जाएगा कि क्या रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का और क्या रोल है स्टेट गवर्नमेंट का और क्या रोल है अदर रेगुलेटर्स के। इट विल क्रिएट ए सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक्स मार्केट। एक बेटा क्या क्रिएट कर रही है, सिंगल विंडो क्रिएट कर रही है एंड फोकस ऑन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसका फोकस कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, स्किल्स एंड मेकिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिव्स। आगे बात समझ।
आगे देखिए, इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम नीड्स ग्रेटर इनफ्लो ऑफ फाइनेंस टू द attract talented teachers. हाँ जी, innovative and build better labs. Therefore, steps would be taken to enable the sourcing external commercial borrowings and foreign direct investment so as to able to deliver higher quality education. मतलब सरकार ने 2020 में बताया था बजट में कि क्या क्या स्कीम्स आ रही है। एक तो बेटा नेशनल पॉलिसी आ रही है ऑफिशियल स्टैट्स के ऊपर, एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मतलब कैसे देश में बढ़ाया जाए एम्प्लॉयमेंट, कैसे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात हो रही है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 10+2 वाला क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है 5+3+3+4 की, ऐसे आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। हाँ जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस होगी कैबिनेट द्वारा। अगर आप अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हो न्यूज वगैरह में, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की आ चुकी है। हाँ जी, ये देखिए ना, 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये बेटा क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले 5 साल में यूकेजी एलकेजी 1 to 3 4 ऐसे कुछ करवाएंगे, और अगले 3 साल में 5th to 8 है, और अगले 3 साल में नहीं, ऐसा कोई ब्रेकअप्स कर रखा है बेटा, 5 3 3 3 5 3 3 3 4 ऐसे ब्रेकअप्स कर रखा है। ये देखिए बताया भी गया हुआ है। ये जो एज ग्रुप है 3 to 8 ईयर्स का फाउंडेशन स्टेज, 8 to 12 ईयर का प्रिपेगेटरी, और 11 to 14 ईयर्स का मिडिल, और 14 to 18 का सेकेंडरी। तो पहले 3 से 8 साल का जो 3 साल तक तो बच्चा क्या होता है, स्कूल में जाता नहीं है। 3 से 8 साल तक का 5 साल का जो फेज है, इसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, 5 साल का। फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स, 8 से 11 साल, मतलब 3 साल जो है वो प्रिपेगेटरी है, स्टेज है, और उसके बाद 3 से प्रिपेयर हो रहा है बच्चा अभी। हाँ जी, इससे पहले तो प्रिपेयर भी नहीं था 5 साल वो, अब प्रिपेयर हो रहा है। अगले 3 साल बेटा मिडिल एज है, 11 से लेकर 14 ईयर, जब बच्चा 11 साल से लेकर 14 साल का हो जाता है। और उसके बाद 14 से लेकर 18 तक 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये बेटा पूरी क्या बनाएगी, एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी, 2020 में ये अनाउंस कर दी है। और जो 10+2 वाला जो क्राइटेरिया है वो न्यू, पुराना हो गया एजुकेशन पॉलिसी, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ गया है। नो डिटेंशन, व्हाई डिड ए पॉपुलर पॉलिसी गेट स्क्रैप्ड, तो बेटा पूरी बताई गई है। ये अनाउंस करा था सरकार ने, ये सरकार ने अनाउंस कर दिया था यूनियन बजट 2020 में कि हम न्यू पॉलिसी लाएंगे, और न्यू पॉलिसी आई भी है। ये तो आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते। हाँ जी, ये रही MHRD की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटा पूरी आपको पॉलिसी दी है, स्कूल एजुकेशन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हायर एजुकेशन, पार्ट 3 में अदर की एरियाज ऑफ फोकस, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में बताया गया मेकिंग हैपन्स। तो 4 पार्ट में हमारी सरकार ने क्या बनाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और आपको पूरी पढ़नी है, 5+3+3+4, ये बेटा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। पढ़नी है तो मैंने गूगल पे दिखा दिया, आप जाकर सर्च करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आपको मिल जाएगी, और इस एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ लेंगे। हाँ जी, आगे बात समझ। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। 5+3+3+4, 5 स्टैंड फॉर 3 से लेकर 8 साल तक, ये कौन सी स्टेज होगी, फाउंडेशन स्टेज। 8 से लेकर 11 साल जो 3 साल है वो प्रीप्रेगेटरी है, और 11 से लेकर 14 साल तक 11 to 14 ईयर से क्या है, मिडिल एज है, और 14 to 18 ईयर्स की जो बच्चों की एज होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी एजुकेशन। तो 5+3+3+4 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ गई। तो एक तो इंडिया में क्या आई, नेशनल पॉलिसी आई ऑफिशियल स्टैट्स के ऊपर, एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात हो रही है, और तीसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। इसके अलावा फोर्थ, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एजेंसी टू गिव स्पेशल थ्रस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, एक एजेंसी बनाई जाएगी बेटा, जिसका नाम क्या होगा,
नाम होगा नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एजेंसी। इस एजेंसी का नाम क्या होगा? नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी है टू गिव स्पेशल थ्रस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस स्किल्स डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। जो स्पेसिफिकली क्या होगी? फोकस्ड होगी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बढ़ाया जाए, उसके ऊपर ये क्या होगी? एजेंसी फोकस्ड होगी, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसके अलावा विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास क्या? अंडर द प्रपोज्ड विवाद से विश्वास स्कीम, एक स्कीम बनाएगी विवाद से विश्वास स्कीम। ए टैक्स पेयर would be required to pay only the amount of the disputed tax and will get complete waiver of the interest and penalties provided he pays 31st provided he pays by 31st March 2020. Those who will avail the scheme after 31st March will have to pay some additional amount and scheme will remain open till 30th June 2020. विवाद से विश्वास एक स्कीम निकालेगी सरकार ने। सरकार ने बोला, सुनो ध्यान से, जिन भी लोगों का टैक्स डिस्प्यूट है, हाँ जी, डिपार्टमेंट के साथ डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिपार्टमेंट कहता है इतना बनता है, एसएससी कहता है इतना बनता है, कह रहा सिर्फ टैक्स पे कर दो, हम कोई भी आपसे फाइन नहीं लेंगे, कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेट जो पेमेंट कर रहे हो, ये आपको स्कीम का बेनिफिट दे रहे हैं। नो फाइन, नो पेनल्टी, जस्ट पे टैक्स। हाँ जी, अप टू 31 मार्च 2020। उसके बाद एडिशनल, अगर उसके बाद स्कीम का बेनिफिट लोगे तो कुछ एडिशनल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। बट अगर स्कीम का बेनिफिट अगर आपने 31 मार्च 2020 तक अवेल करा, यहाँ तक अगर आपने टैक्स पे कर दिया, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी सॉर्ट ऑफ फाइन और पेनल्टी। इसके बाद करोगे तो फिर आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और स्कीम का बेनिफिट कब तक उठा सकते हो? 30 जून 2020 तक उठा सकते हो। मतलब ये तो निकल चुकी है बेटा स्कीम। यस, 30 जून 2020 तक ये स्कीम निकली थी सरकार की, विवाद से विश्वास। A new scheme, beta Nirvik, to achieve high export credit disbursement has been announced during Union Budget 2020, which provides for higher insurance coverage, reduction in premium for small exporter, and simplified procedure for claim settlement. Scheme is expected to support export of around question mark 30 lakh crore by the end of the 5th year, and this scheme enables the digitally refund to exporter duties and tax levied at central, state and local levels. Local levels such as electricity duties, VAT on fuel used on transportation, which are not getting exempted or refunded under any other existing mechanism. तो बेटा सुनो, निर्विक स्कीम क्या है? स्कीम में बेटा निर्विक जो हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट, जो जो एक्सपोर्टर क्रेडिट करते हैं ना बेटा, उनको बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती है। मान लीजिए उन्होंने कुछ जो मान लीजिए एक्सपोर्टर है, मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट करता हूँ वॉच बना बनाकर, घड़ियां बना बनाकर, तो मुझे अगर एक घड़ी बनाने के लिए अगर मैंने कोई आइटम इंपोर्ट करी है तो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी होगी उसके ऊपर। पहले इंपोर्ट जब करते हैं प्रोडक्ट तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई ड्यूटी नहीं। सरकार कहती है हम सारी की सारी चीजें आपको रिफंड कर देंगे जो आपने खर्चे करे हैं प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। तो एक स्कीम बनाएगी किसको प्रमोट करने के लिए? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, टू अचीव हायर क्रेडिट, टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट के लिए। और क्या बोला गया? हायर इंश्योरेंस कवरेज, जो एक्सपोर्ट करेंगे उनकी इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा होगी। हाँ जी, इसके अलावा जो आप जो इंश्योरेंस करवाएंगे, हाँ जी, जो स्मॉल एक्सपोर्टर है उनके एक्सपोर्ट पे जो प्रीमियम चार्ज होगा इंश्योरेंस पे, वो प्रीमियम का अमाउंट क्या कर दिया गया? रिडक्शन, मतलब कम कर दिया गया। और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर क्लेम सेटलमेंट, और क्लेम सेटलमेंट की बात करें, क्लेम सेटलमेंट को काफी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। और ये स्कीम बेटा किसके लिए फायदा पहुंचाने वाली है? एक्सपोर्टर्स के लिए। 30 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ द 5th ईयर। और स्कीम से क्या होगा? रिफंड होंगे इजीली जो एक्सपोर्टर्स की जो ड्यूटीज पेड है, टैक्स पेड है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल्स पर। तो जो भी एक्सपोर्टर ड्यूटीज पे करता है, टैक्स पे करता है एक्सपोर्ट के वक्त, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल्स पर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, जैसे कि वैट हो गया, जो वो फ्यूल यूज करता है, फ्यूल पे वैट लगता है, तो वो सारे के सारे रिफंड कर दिए जाएंगे। किस स्कीम के बेनिफिट से? निर्विक स्कीम के बेनिफिट से। तो कुल मिलाकर निर्विक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? हाँ जी, निर्विक का ऑब्जेक्टिव ये था बेटा, टू अचीव और टू हायर द एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट। ठीक है, टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट। हाँ जी, और इसमें क्या बेटा, जितने भी स्मॉल एक्सपोर्टर है उनका जो प्रीमियम का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो रिड्यूस कर दिया गया।
हायर इंश्योरेंस कवरेज दे दी गई। हाँ जी। और स्कीम बेटा क्या है, रिफंड्स प्रोवाइड करेगी एक्सपोर्टर को डिजिटली। इस स्कीम से बेनिफिट कैसे होगा, डिजिटली बेनिफिट होगा। जितने भी ड्यूटीज, जितने भी टैक्सेस लेवी हो रखे हैं सेंट्रल लेवल द्वारा, स्टेट लेवल द्वारा, लोकल लेवल द्वारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वैट फ्यूल पे, वो सब क्या होगा, माफ कर दिया जाएगा, वो सारे वापस कर दिए जाएंगे जो भी आपने एक्सपोर्ट के वक्त आपने यूज करे हैं, टैक्सेस वगैरह पे करे हैं। तो निर्विक स्कीम का बेनिफिट एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट है। हाँ जी, बात समझ आ गई। जैसे विवाद से विश्वास स्कीम किसके लिए बेनिफिट है, ये टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम का बेनिफिट था। आगे बात समझ। आगे देखिए, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन is a proposed to set up the 4-year implementation period from 2020 to 21 and 2023 to 24 at an estimate outlay of 1480 crore to position India as a global leader at a technical textiles। मतलब इंडिया को टेक्सटाइल लीडर बनाने के लिए बेटा 4 ईयर का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रखा गया है, 2021 से लेकर 23-24 तक, जिसमें मान के चलते हैं हम कि 1480 करोड़ की, हाँ जी, पोजीशन इंडिया में ग्लोबल लीडर बनाएगी हमें टेक्निकल टेक्सटाइल में। एक मिशन रखा गया टेक्निकल टेक्सटाइल में। हाँ जी, आगे देखिए, विलेज स्टोरेज स्कीम to run by the SHG to provide farmers a good holding capacity and reduce their logistic cost. Women SHG to regain their position in धान्य लक्ष्मी। मतलब विलेज स्टोरेज स्कीम का बेनिफिट देखो, ध्यान से सुनो। विलेज स्टोरेज स्कीम में क्या हुआ गया, तो विलेज बेटा शॉर्टेज जो स्कीम है, विलेज शॉर्टेज स्कीम, स्कीम में बेटा ये टू बी रन बाय सेल्फ SHG। क्या है ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHG की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ जी, तो SHG के सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टू प्रोवाइड ए फार्मर्स ए गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक कॉस्ट। जो फार्मर्स को प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या करते हैं, होल्ड, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एज वेल एज जो वुमेन्स होती हैं उनको क्या करते हैं, टू रीगेन देयर पोजीशन इन धान्य लक्ष्मी। मतलब धन लक्ष्मी, मतलब आपको पता है जैसे हमारे देश में वुमेन्स को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। अगर घर में बेटी होती है तो कहते हैं धन लक्ष्मी आई है। तो उनको वो पोजीशन दोबारा दिलवाने के लिए एक स्कीम चलाई गई, विलेज स्टोरेज स्कीम। तो बेटा उसमें SHGs ग्रुप है बेटा जो हेल्प करते हैं। SHGs क्या है, इनिशिएटिव है। SHG स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखिएगा बस। नेक्स्ट देखिए बच्चों आगे, गवर्नमेंट लॉन्च्ड उम्मीद UMMID टू टैकल द इनहेरिटेड इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज। हाँ जी, गवर्नमेंट लॉन्च उम्मीद टू टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज। आपको पता होगा घर में कोई हार्ट पेशेंट होता है तो उसके जो सन होते हैं बेटा वो जेनेटिक, उनको हार्ट प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। घर में किसी को शुगर है तो फिर सन्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं, आगे डॉटर होती हैं, तो सन है, डॉटर है, जो आगे जनरेशन नहीं आ रही है उनको भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी क्या करा, स्कीम लॉन्च करी, गवर्नमेंट लॉन्च उम्मीद टू टैकल इनहेरिटेड, हाँ जी, जेनेटिक डिसीज। इसके लिए प्रधानमंत्री ने बेटा कौन, रिसेंटली गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स देख लीजिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी करी है इसमें। प्रधानमंत्री व्यापारी लघु व्यापारी मनधन स्कीम, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन, नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कीम। हाँ जी, किसान मनधन योजना, गवर्नमेंट लॉन्च्ड उम्मीद टू टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक स्कीम। हम ये वाली स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब नीचे आएगा बेटा इसके बारे में, यूनियन जो मिनिस्टर है ये स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कुछ रिसेंटली जो इनिशिएटिव था, जो स्कीम लॉन्च की थी उसके बारे में था। हमें जो पढ़ना है वो कौन सी, उम्मीद स्कीम के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। तो जिन मिनिस्टर के पास क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन has launched the unique method of management and treatment of inherited disorders initiative, उम्मीद इनिशिएटिव। उम्मीद की फुल फॉर्म बता दी, क्या है, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। हाँ जी, और क्या बोला गया इसमें, he also inaugurated the national inherited disease administration, और इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया, निदान।
और निदान बेटा क्या है, नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। और निदान केंद्र, it is supported by the government department of biotechnology under the ministry of science and technology. Mead aims at to tackle the inherited genetic disease of newborn babies, and this initiative will ensure proper treatment to children and create awareness amongst the masses. Umeed initiative aims to work towards achieving the wellness by promoting the prevention of genetic disease under the National Health Policy 2017 of Government of India. तो बेटा उम्मीद स्कीम लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो जेनेटिक कुछ डिसीज लेकर आते हैं पेरेंट्स से अपने, कुछ जेनेटिक डिसीज जो उसको वहीं पे क्योर करा जाए, खत्म करा जाए, आगे बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, कैरी ऑन ना हो, उसके लिए बेटा उम्मीद स्कीम बनाई गई है। अब किस तरह से फंक्शन करेगी, कैसे कैसे इसका फायदा लिया जाएगा, ये बताया नहीं हमारे कोर्स में। अगर ज्यादा डिटेल्ड में जानना है तो बेटा आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। बस आप इतना याद रखिएगा, पहली बात तो ये उम्मीद स्कीम जो लॉन्च करेगी किस लिए करी गई है, उम्मीद स्कीम लॉन्च करेगी टैकल करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम को, जो इनहेरिटेड डिसीज क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज होती हैं। जैसे मेरे फादर को भी बीपी था, तो आगे जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी बहुत सारी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, डिसीज चलती रहती है। तो वो जो जेनेटिक डिसीज प्रॉब्लम है बेटा, उसको टैकल करने के लिए उम्मीद स्कीम बनाएगी। उम्मीद क्या है, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। तो बेटा इस स्कीम के जरिए, अब इस स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा न्यू बॉर्न बेबीज को, कौन से सेंटर बनाए गए, इसकी डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आप इतना स्कीम का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या स्कीम, और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके हेड कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन्होंने क्या करा गया, उम्मीद को लॉन्च करा टैकल करने के लिए इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज जो होती है अनबॉर्न बेबीज की, उनके लिए। आगे बात समझ, तो बस नाम याद रखिएगा बेटा, उम्मीद की फुल फॉर्म याद रखिएगा, उम्मीद स्कीम किसने लॉन्च करी और ऑब्जेक्ट क्या है। चलो जी, किसान धन मन योजना। अब बेटा हम सारी की सारी क्या पढ़ रहे हैं, योजना पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट जो लॉन्च हुई है स्कीम, इनके बारे में। तो सबसे पहले हमने उम्मीद के बारे में पढ़ लिया, अब किसान मन धन योजना पढ़ने वाले हैं। सो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने लॉन्च की किसान मन धन योजना, और कब लॉन्च की, 12 सितंबर को लॉन्च करी एट रांची झारखंड। और स्कीम क्या कर रही है, सिक्योर द लिव्स ऑफ 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग ए मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज। हाँ जी, बहुत जबरदस्त स्कीम बेटा। अभी 17,000 करोड़ रुपए डिसबर्समेंट हुए स्कीम के जरिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा, लॉन्च करी किसान मान धन योजना 12 सितंबर को रांची में झारखंड में। स्कीम का बेनिफिट किसको मिलेगा, हाँ जी, ऑलमोस्ट 5 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग ए मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज। तो जो भी बेटा फार्मर्स क्या हो चुके हैं, 60 ईयर्स अटेन कर चुके हैं, उनको 3,000 पर मंथ की क्या पेंशन है। और इस स्कीम के जरिए बेटा 10,774 करोड़ रुपए नेक्स्ट 3 इयर्स में खर्च होंगे। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हु आर करंटली बिटवीन द एज ऑफ 18 to 14 इयर्स कैन अप्लाई फॉर द स्कीम्स। हाँ जी, ये अप्लाई कर सकते हैं, बट इनको मिलेगा कब बेनिफिट, हाँ जी, इनको बेनिफिट मिलेगा ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स ऑफ एज। अप्लाई कब करेंगे, 18 से 40 साल वाले जो भी फार्मर्स हैं वो स्कीम का अप्लाई कर सकते हैं। और बेनिफिट कब मिलेगा, 3,000 पर मंथ वाला, जब एज कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स अटेन कर लेंगे, जब फार्मर 60 ईयर्स की एज अपनी पूरी कर लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है स्कीम, कि किसानों के लिए जैसे विडो पेंशन चलाती है सरकार, हाँ जी, ओल्ड एज पेंशन चलाती है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी पेंशन होती है, तो ऐसी अब फार्मर पेंशन भी चला दी। हाँ जी, और ये फार्मर पेंशन किन के लिए, उन उन फार्मर्स के लिए जो कौन है, हाँ जी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, और उनको मिनिमम पेंशन 3,000 पर मंथ की दी गई। कब, जब उनकी एज 60 इयर्स की हो जाएगी, कि अपनी लाइफ को आराम से गुजार सके वो। इसके अलावा प्रधानमंत्री लघु लघु व्यापारी मानधन योजना, लघु मतलब बड़े व्यापारी जो होते हैं उनके लिए, स्कीम केम इनटू फोर्स ऑन 22 डे ऑफ जुलाई 2019। ये स्कीम कब आई,
22 जुलाई 2019 को आई। और ये प्रोविजन ऑफ द स्कीम शेल अप्लाई टू लघु व्यापारीज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वर्किंग एज ए शॉप ओनर्स। लघु व्यापारी जैसे शॉप जो चला रहे हैं, रिटेल ट्रेडर जो है, राइस मिल जिनकी है, ऑयल मिल है जिनकी, वर्कशॉप ओनर जो वर्कशॉप चलाते हैं, और कमीशन जो एजेंट्स हैं, ब्रोकर है रियल एस्टेट के, प्रॉपर्टी वगैरह सेल परचेज करते हैं, ओनर है स्मॉल होटल के, रेस्टोरेंट के, एंड अदर लघु व्यापारी। इन सब के लिए स्कीम बनाई। स्कीम में क्या होगा, ऑल द शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सारे के सारे शॉपकीपर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एज वेल एज रिटेल ट्रेडर विद जीएसटी टर्नओवर बिलो रुपीज 1.5 करोड़ एंड एज बिटवीन 18 to 14 ईयर कैन एनरोल फॉर द स्कीम। हाँ जी, वो ट्रेडर जिनका बेटा टर्नओवर 1.5 करोड़ से सालाना कम है। हाँ जी, एक सेकेंड। ये स्कीम का बेनिफिट किसको मिलेगा, उन ट्रेडर्स को जिनका जीएसटी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या कम है, जिनकी एज 18 से 40 साल है, वो इनरोल्ड करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए इस स्कीम में यूनियन बजट में अनाउंस करा है, हाँ जी, लघु व्यापारी स्कीम में। और इंटरेस्टेड पर्सन कैन enroll themselves through the over 3.25 lakh common service centers spread across the country। 3.5 लाख कॉमन सेंटर जहां पर अप्लाई कर सकते हो। और गवर्नमेंट विल मेक ए मैचिंग कंट्रीब्यूशन इन द सब्सक्राइबर्स अकाउंट्स। तो बेटा पहली बात तो लघु व्यापारी स्कीम किन के लिए बेटा, जो लघु व्यापारीज हैं, जो शॉपकीपर्स है, हाँ जी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है बेटा, जो शॉप चलाते हैं, रिटेल ट्रेडर है, राइस मिल चलाते हैं, ऑयल मिल चलाते हैं, वर्कशॉप ओनर है, कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है रियल एस्टेट में, हाँ जी, स्मॉल होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, और अदर लघु व्यापारी, और जितने लघु व्यापारी है उन सब के लिए। हाँ जी, ठीक है जी, उन सब के लिए बेटा स्कीम लॉन्च करेगी। स्कीम में क्या है, जो भी रिटेल ट्रेडर जिनकी जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और एज कितनी है 18 to 14 ईयर, ये इनरोल्ड करवा सकते हैं स्कीम में। और गवर्नमेंट ने 750 करोड़ स्कीम में क्या करा है, यूनियन बजट 1920 में एलोकेट करा है। तो यूनियन बजट जो आया था 1920 का, उसमें 750 करोड़ रुपए का बेटा क्या हुआ था, एलोकेशन हुआ था, किसमें, हाँ जी, प्रधानमंत्री लघु विकास योजना। अच्छा, पहले के टाइम पर आपने गौर कराओ बेटा, पहले के टाइम पर स्कीम के नाम कैसे होते थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने बेटा नाम चेंज कर दिया। यार प्रधानमंत्री आज मैं हूं, कल को कोई और होगा, प्रधानमंत्री तो आएंगे और जाएंगे, स्कीम चलती रहेगी। क्योंकि जो नाम से स्कीम होती है ना, वो दूसरी सरकार आकर खत्म कर देती। हाँ जी, तो इन्होंने क्या करा, सारी स्कीम्स को बदलकर प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। अब जो प्रधानमंत्री उसके नाम से, ना राजीव गांधी, ना इंदिरा गांधी, ना नरेंद्र मोदी, ना ही नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नाम थोड़ा बेटर लगता है, किसी के नाम से स्कीम खत्म, सबके नाम से स्कीम खत्म। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, under its national mission on education through information and communication technology, NMEICT has launched National Digital Library of India project to develop a framework of virtually repository of learning resources with a single window search facility. As of now, there are more than 3 crore digital resources available through the National Digital Library and contents over almost all the major domain of education and all major level of learners. More than 50 lakh students have registered themselves in the National Digital Library with almost 20 lakh active users. And national digital libraries have been integrated with the Umang app, and users can register through www.ndl.gov.in और थ्रू द मोबाइल ऐप। तो बेटा क्या करा गया, सुनो ध्यान से, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। जो एचआरडी मिनिस्ट्री है बेटा, इसने क्या करा, नेशनल मिशन बनाया ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NMEICT। इन्होंने लॉन्च करा बेटा एक मिशन, जिसमें क्या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी इंडिया में, जिसका प्रोजेक्ट क्या होगा, टू डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्स। हाँ जी, वर्चुअल लर्निंग के लिए बेटा रिसोर्सेज, जैसे आज के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस होती है हमारे सीएस में, वैसे सरकार भी चाह रही है बेटा एक ऑनलाइन क्या हो, हाँ जी, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी हो बेटा, वर्चुअल लर्निंग प्रोसेस हो, इसमें सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी हो, और 3 करोड़ डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल, मोर देन 3 करोड़ डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। 3 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल रिसोर्सेज क्या है, हाँ जी, अवेलेबल है अभी
अभी क्या है, अवेलेबल है। बेटा सरकार का एक मिशन है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या करनी है, सेटअप करनी है। इसके अलावा अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन, इसके अलावा एक प्रधानमंत्री जी और स्कीम लॉन्च करी जिन्होंने क्या है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग 73rd Independence Day, 73rd Independence Day speech announced that the government will launch a Jal Jeevan mission to bring piped water to households. It seeks to coverage with central and state government scheme to achieve its objective of sustainable water supply management across India. जल जीवन मिशन मतलब हर घर में जल पहुंचना चाहिए विद पाइपलाइन। अभी बेटा जैसे हम थोड़े से अच्छे एरिया में रहते हैं तो हमारे घर में तो क्या होता है, सप्लाई वाटर क्या है, पाइपलाइन है, उससे पानी क्या होता है, सप्लाई होता है। दिल्ली सरकार हर सुबह क्या करती है और शाम को 2 टाइम सप्लाई देती है पानी की। बट कुछ दिल्ली में ऐसे भी एरियाज है जहां पर क्या है, पाइपलाइन ही नहीं है, जहां पर अभी कनेक्शन ही नहीं पहुंचा, पाइपलाइन पहुंची नहीं, तो उनके वहां पर टैंकर जाते हैं। आपने देखा हो टैंकर जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने घर से बकेट लेकर आते हैं, बाल्टी लेकर आते हैं, बड़े बड़े बकेट्स लेकर आते हैं, उसको आगे रखते हैं टैंकर के और फिर पानी उसमें भरते हैं और घर ले जाते हैं। वो ठीक नहीं है बेटा। एक तरफ तुम बात करते हो कि हमारे देश को में आगे बढ़ाना है, देश को वर्ल्ड पावर बनाना है, भाई वर्ल्ड पावर ऐसे थोड़ी बनेगा, जहां देश में हर घर पानी ना हो, पाइप की फैसिलिटी ना हो, तो कैसे वो देश आगे बढ़ेगा। सरकार ने मोदी मोदी जी ने क्या कहा, तो 73rd इंडिपेंडेंस डे को देखो इंडिया कितना अभी पीछे, अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं चाइना से लड़ने की, हम कितना पीछे है कि अभी हम क्या है, जल जीवन मिशन में भी अभी हम कंप्लीट नहीं है। 73rd इंडिपेंडेंस डे पर बेटा ये जल जीवन मिशन लॉन्च कराएगा और इस मिशन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया, थ्रू पाइप सिस्टम, थ्रू पाइप वाटर टू हाउस होल्ड। थ्रू पाइप सिस्टम क्या होना चाहिए, हर घर, हर मोहल्ले, हर झुग्गी में क्या जाना चाहिए, पानी जाना चाहिए। तो ये बेटा स्कीम बनाई गई। आगे बात समझ, जल जीवन स्कीम, जल जीवन मिशन। अब एक नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग बेटा एक स्कीम और लॉन्च करेगी, नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग। तो ये भी किसके द्वारा लाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अनाउंस, मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री लाएगी। और इस स्कीम क्या है, न्यू ट्रिपल पी स्कीम्स, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट, अंडर विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स इन द हायर एजुकेशन। मतलब जो हायर एजुकेशन जैसे 11th 12th है, इसमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है। और ऑब्जेक्टिव इज टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक ए लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर। हाँ जी, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग more personalized and customized as per the requirement of the learner and requires development of the technologies in the adaptive learning to address the diversity of learners। हाँ जी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लाना जरूर है। जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं कोडिंग से रिलेटेड, जैसे वेबसाइट डेवलप करना हो, मोबाइल ऐप बनानी हो, तो बहुत सारे कोडिंग के जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं, तो बीटेक करते हैं, उनको कोडिंग पता होती है, वो वेबसाइट डिजाइन करना, कोई ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना। ये आगे आने वाले टाइम में इंडिया में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसका काम ही यही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। ये आने वाले वक्त में देश में आने वाले वक्त में क्या हुआ, ये 7th to 8th क्लास में, 7 to 8th क्लास में कोडिंग हमारे इंडिया में समझाना शुरू कर दिया जाएगा और हर घर में क्या होगा, एक इंजीनियर होगा खुद। हाँ जी, ये टेक्नोलॉजी का रोल है आगे आने वाली एजुकेशन में। हाँ जी, आगे आने वाली एजुकेशन में कोडिंग का सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा प्रॉपर, जिसमें कोडिंग समझाई जाएगी, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाँ जी, ये ऐप डेवलपमेंट, ये सब समझाया जाएगा। क्योंकि जरूरी है एजुकेशन में क्या करना, टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना। तो ये अब क्या हो जाएगा आने वाले वक्त में, एजुकेशन का पार्ट बनने वाली चीज। तो यही बताया गया, नीट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कीम। मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप देखते हो आज के टाइम पर बहुत सारी गाड़ी आती है जिसमें आपको पार्किंग में लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, अपने आप वो पार्क कर देती है गाड़ी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंसर्स लगे हुए हैं, रोबोटिक सिस्टम की तरह गाड़ी काम करती है।
ऑटोमेटिक पार्किंग स्लॉट में पार्किंग एरिया में लग जाएगी, बस आपको छोड़ देनी गाड़ी वो। तो ये इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कीम को हमारी एजुकेशन पॉलिसी में लाना है। तो यही मोटो है कि नीट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको क्या करना है, हमारे लर्निंग स्कीम का, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बनाना है। तो इसलिए नीट स्कीम बेटा, ये नीट अडॉप्ट करा जा रहा है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम द अबव स्कीम्स, जो आपने स्कीम ऊपर पढ़ी है, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली आल्सो अनाउंस्ड एंड लॉन्च द फॉलोइंग स्कीम्स। ऊपर जो आपने पढ़ी उसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी स्कीम्स लॉन्च करी है, जैसे पार्शियल गारंटी स्कीम्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर स्टार्टअप। नाम से बस समझ आ रहा है, पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर स्टार्टअप, जो नए नए स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, जो नई नई कंपनी ओपन होती है, उनके लिए रिफॉर्म्स चेंजेस करेंगे, उनके लिए इंसेंटिव्स बढ़ा दिए गए हैं, उनके लिए क्राइटेरिया जो फॉर्मेशन का वो कम कर दिए गए, एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं फॉर्म करने की कंपनी वो कम कर दिए गए, रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो ये बेटा स्कीम 3 और क्या है जो ऊपर आपने पढ़ी है, उसके अलावा 3 स्कीम्स। हाँ जी, अब बात करते हैं गवर्नेंस एंड एथिक्स की। तो गवर्नेंस एंड एथिक्स में वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस PIO कार्ड्स टू कंटिन्यू एज ए वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप टू 31 मार्च, कैबिनेट अप्रूव। हाँ जी, promulgation and prohibition of electronics cigarettes ordinance 2019, forever 21 bankruptcy, follow global standard of governance for global economics order, or Reliance Capital with no longer be in leading business, Anil Ambani। वन बाय वन ये कुछ और क्या है, गवर्नेंस एंड एथिक्स। हाँ जी, तो बेटा वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस। In order to impart critical competencies, that is empathy, compassion, and mindfulness, and critical injury in global youth, to inspire manpower and enable them to transform themselves and to build long lasting peace in their communities, to build long lasting peace in their communities. UNESCO MGIEP organized the first World War Youth Conference on Kindness। हाँ जी, वर्ल्ड वाइड यूथ कॉन्फ्रेंस हुई है किसके ऊपर, काइंडनेस के ऊपर, इन न्यू दिल्ली, इंडिया ऑन थीम। क्या थीम थी बेटा, इस जो ये बेटा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी जो थीम थी वसुधैवा, इसकी जो थीम थी वो थी वसुधैवा कुटुंबकम। हाँ जी, वसुधैवा कुटुंबकम। तो बेटा ये स्कीम थी, और गांधी फॉर द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। हाँ जी, सेलिब्रेटिंग द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो बेटा एक स्कीम ऑर्गेनाइज करी गई, हाँ जी, एक वर्ल्ड वाइड यूथ कॉन्फ्रेंस अनाउंस करा गया काइंडनेस के ऊपर न्यू दिल्ली में। उसका थीम क्या था, हाँ जी, वसुधैवा कुटुंबकम। और कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुई थी with the aim to impart critical competencies in global youth to inspire manpower and enable them to transform themselves and build long lasting peace in their communities, inspired by Mahatma Gandhi's, and conference aim to provide global youth and policy maker on innovatives engaging and inspiring platform to come together and strive to discover new groundbreaking pathways to achieve the United Nations sustainable development goals। तो बेटा ये पर्पस क्या था, ये यूथ के लिए कॉन्फ्रेंस कराएगी, कैसे पीस मेंटेन करना है, गुस्सा छोड़ो, महात्मा गांधी का रूल अपनाओ। हाँ जी, हिंसा छोड़ो, अहिंसा को अपनाओ। और इस थीम बेटा जो कॉन्फ्रेंस रखी, इस थीम, इसका थीम क्या था, वसुदेवा कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, आज की जो जनरेशन है न्यू यूथ, आने वाले वक्त में मोदी जी नहीं रहेंगे, अमित शाह भी नहीं रहेंगे, तो आप और मुझ में से ही क्या होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई रक्षा मंत्री होगा। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है जो आज लोग बैठे हैं जहां पर वो वही रहेंगे। जो यूथ है हमेशा वो आगे आएगा, आने वाली पीढ़ी है वो आज जो पीढ़ी है उसको टेक ओवर कर देगी। तो ऐसा तो नहीं है मोदी जी फॉर एवर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इंडिया के कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा जो घर में पैदा होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो गृह मंत्री बनेगा, हो सकता है पैदा हो चुका है, हो सकता है पैदा होने वाला है। तो वही बेटा जो यूथ है उसको क्या करा गया, उस कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्फ्रेंस दिए, कैसे पीस मेंटेन करना है, कैसे कैसे लॉन्ग लास्टिंग पीस मेंटेन करना है, ठीक है जी, और कैसे क्या करना है, पॉलिसी मेकर का पार्ट बनना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है। ये सब बेटा इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था। ऑन काइंडनेस, ऑब्जेक्टिव क्या था, काइंडनेस, काइंडनेस। इसके अलावा PIO cards to continue as a valid travel document up to 31st March 2020।
पीआईओ कार्ड क्या होते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ जो होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं बेटा पर्सन, उनके पास पीआईओ कार्ड्स होते हैं along with valid foreign passport will be considered for exit or entry into India till 31st March 2020। मतलब इंडिया में एंट्री करने के लिए, इंडिया से एग्जिट करने के लिए जिनके पास पीआईओ कार्ड है वो कंटिन्यू है ट्रेवल करने के लिए इंडिया में आने और इंडिया में जाने के लिए, हाँ जी, कब 31st March 2020 तक। And Government of India had earlier advised all PIO card holders to convert their cards to overseas citizen of India cards by 30th September 2019। मतलब पीआईओ को बोल दिया था भैया अब आप ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड बनाओ, छोड़ो इंडिया की पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, अब तो आप इंडिया के हो ही नहीं अब तो बेटा उनको बस अलाउड कर दे कि मैक्सिमम आपको हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर करेंगे इंडिया में एग्जिट और एंट्री के लिए कब तक, 31st March 2020 तक। और अर्लियर बेटा सरकार ने 30th September 2019 की डेट रखी थी उन पीआईओ कार्ड होल्डर को कन्वर्ट करने के लिए ओसीआई कार्ड में। हाँ जी, ओसीआई कार्ड बनवा लीजिए, बट अभी वो डेट 30th September 2019 की बढ़ाकर कितनी कर दी, 31st March 2020 कर दी। इसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव करा प्रोमोलगेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी लॉ। आपको पता होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो होती है उस चीज को बैन कर दिया गया इंडिया में, प्रोहिबिट कर दिया गया है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रोमोलगेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। प्रोडक्शन नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कोई इंपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई सेल, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई स्टोरेज एंड कोई एडवर्टीजमेंट। इतना बड़ा नाम है लॉ का, देखो। हाँ जी, ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी लॉ। ऑर्डिनेंस का मतलब जो बिना पार्लियामेंट से पास करके बनाया गया हो, बिना पार्लियामेंट पास करके ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है और बाद में उसे पार्लियामेंट से पास करवा लेते हैं जब पार्लियामेंट असेंबल होती है। तो जब पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं होती, जब पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा होता है और सरकार को लॉ बनाना होता है, तो सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है और उस ऑर्डिनेंस को सरकार क्या करती है, पास करवा लेती है बाद में। उस ऑर्डिनेंस को सरकार बाद में क्या करवाती है, पास करवा लेती है पार्लियामेंट से, तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस 2019 में लाया गया और डिसीजन इज बीइंग सीन एज ए मेजर हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव ऑफ द कंट्री। बेटा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बेटा इनिशिएटिव लिया गया सरकार की तरफ से, और जो भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और सेल इंक्लूडिंग ऑनलाइन सेल ऑफ ई सिगरेट शैल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब अब कोई आज के टाइम पर एडवर्टीजमेंट करेगा, बेचेगा, हाँ जी, खरीदेगा, तो बेटा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा सीरियस ऑफेंस के केस में। हाँ जी, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, बेल नहीं होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल होता है। कमिटिंग द ऑफेंस माइट लेड टू इम्प्रिजनमेंट, और कम से कम कितनी, मैक्सिमम कितनी, 1 साल तक की सजा और 1 लाख तक का फाइन, और दोनों, मतलब 1 साल की सजा और 1 लाख तक का फाइन और दोनों अगर पहली बार ऑफेंस करा, और 3 साल की सजा और 5 लाख तक एंड 5 लाख का फाइन अगर आपने सेम ऑफेंस दोबारा करा, दूसरी बार करा। और अगर आपने स्टोर करी ई सिगरेट तो बेटा उसके लिए पनिशमेंट आपको मिलेगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और 50,000 का फाइन, और दोनों, मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों। तो बेटा क्या बोला गया, अगर आप कमिट करते हो ऑफेंस, हाँ जी, अगर आप कमिट करते हो ऑफेंस, कमिटिंग एन ऑफेंस माइट लेड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल की सजा, हाँ जी, और फाइन कितना, 1 लाख तक का, और बोथ, ये पहली बार अगर आपने ऑफेंस करा, फर्स्ट ऑफेंस, और इम्प्रिजनमेंट 3 साल की अप टू 3 ईयर और फाइन 5 लाख तक का सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए, अगर दोबारा आपने सेम ऑफेंस करा। और अगर आपने स्टोर करी ई सिगरेट तो बेटा पनिशमेंट जो होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स की और 50,000 की, और बोथ या फिर दोनों। तो बेटा ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक बेटा एग्जाम के लिए। ई सिगरेट को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया इंडिया से, मतलब प्रोहिबिशन कर दी गई। बेटा ई सिगरेट के ऊपर आप डालेंगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा ई सिगरेट। हाँ जी, ई सिगरेट, ये देखिए अबाउट ई सिगरेट के बारे में पढ़ना तो आप ये जान सकते हो, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, पूरे इसके बारे में जानकारी दी गई। ई सिगरेट्स क्या है, ये देखिए शेप्स दे रखी है, और रिचार्जेबल होती है बेटा, रिचार्ज हो जाती है। ये बताए गए कॉजेज, बताए गए क्या क्या इससे नुकसान होता है।
और इसी चीज को बेटा हेल्थ को ध्यान रखते हुए सरकार ने ई सिगरेट को क्या कर दिया, ई सिगरेट ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ऑर्डिनेंस मतलब लॉ बना दिया। देखो, ई सिगरेट बैंड, गवर्नमेंट इशू ऑर्डिनेंस टू बैन ई सिगरेट। सरकार ने क्या करा, ये देखिए ई सिगरेट ऐसे होती है बेटा। The government on Thursday issued an ordinance to ban e-cigarette, making the production, import, export, transport, sale, advertisement of alternative smoking devices as a cognizable offence, attaching jail and fine। मतलब imprisonment, जेल भी और फाइन भी है। और हमने पढ़ लिया कितना जेल कितना फाइन है। हाँ जी, कोई डाउट? ये बेटा कंप्लीट हो गया हमारा ई सिगरेट। इसके अलावा फॉरएवर 21 बैंकरप्सी। फॉरएवर 21 बैंकरप्सी क्या है? Low price fashion chain Forever 21, a one-time hot destination for teen shoppers that fell victims to its own rapid expansion and changing customer taste, has filed for Chapter 11 bankruptcy protection. The privately held company based in Los Angeles will close up to 178 stores, and company once had more 800 stores in 57 countries. And company would now focus on maximizing the value of its US stores and shutter certain international locations। क्या बोला जा रहा है? फॉरएवर 21, फॉरएवर 21 एक चेन है बेटा बहुत बड़ी, जैसे अमेजोन की चेन है वैसी बहुत बड़ी चेन है, बैंकरप्सी में आ गई। देखो, लो प्राइस फैशन चेन फॉरएवर 21, जैसे चेन है बेटा, जैसे अमेजोन की चेन है वैसे क्या लो प्राइस, ये क्या आपकी लो प्राइस फैशन चेन है पूरी। जैसे वाओ मोमोज आते हैं वैसे पूरी चेन बनी लो प्राइस फैशन। हाँ जी, हाँ जी, लो प्राइस फैशन इंडिया में शायद ना आए, इंडिया में नहीं दिखा रहा ये। तो लो प्राइस फैशन चेन बनी है फॉरएवर 21 की। अच्छा, मैं फॉरएवर 20 डालना ना मुझे, मैं डाल ही कह रहा हूँ फॉरएवर 21। हाँ जी, फॉरएवर 21 की चेन है बेटा ये फॉरएवर 21 क्या है, जैसे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हाँ जी, स्नैपडील, वैसे फॉरएवर 21 है ये। देख लीजिए बेटा क्या क्या दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखो पढ़ाते समय। फॉरएवर 21 की एक है, एक चेन है बहुत बड़ी, जैसे अमेजोन की चेन है। ये कहाँ चली गई? ये बेटा फॉरएवर जो चेन है 21 की, वन टाइम हॉट डेस्टिनेशन फॉर टीन शॉपर्स that fell victim to its slow rapid expansion and changing customer taste has filed for chapter 21 bankruptcy protection। bankruptcy में जा चुकी है forever 21, has filed for chapter 21 bankruptcy protection। bankruptcy कोड में इन्होंने क्या करा है, एप्लीकेशन फाइल करी है कि इनको प्रोटेक्शन दो, इनको रिवाइव करो। और प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बेस मतलब लॉस एंजलिस में, बेस इन लॉस एंजलिस, विल क्लोज अप टू 178 स्टोर्स। कितने स्टोर बंद करने वाली है? 178 स्टोर बंद करने वाली है। और कभी इसके बेटा कंपनी के मोर देन 800 स्टोर से 57 कंट्रीज में। हाँ जी, और कंपनी वुड नाउ फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ इट्स यूएस स्टोर्स। हाँ जी, बस वो क्या करने वाली है, यूएस स्टोर्स के ऊपर ध्यान देने वाली है और बाकी इंटरनेशनल लोकेशन को शट डाउन करने वाली है, बिकॉज ऑफ अनसेट, बिकॉज ऑफ, हाँ जी, बिकॉज ऑफ बैंक्रप्सी। तो फॉरएवर 21 जो बेटा है, फॉरएवर 21 वो क्या है, बैंक्रप्सी मतलब ये कंपनी कहाँ जा चुकी है, इंडिया जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके चैप्टर 21 में ये रिलीफ मांग रहे हैं बैंक्रप्सी के, हमें रिवाइव करा जाए, हमें प्रोटेक्शन दी जाए। हाँ जी, इसके बाद फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन जो कुमार मंगलम बिरला जो कंपनी है, said that with the changing times, the core business philosophy in rapidly moving away from shareholder capitalism to stakeholder capitalism, which includes investor, customer, employees, and value chain partners. Indian corporate need to hold themselves accountable to the good global standard of governance if India wishes to reshape the global economic orders. He further said that increasing the all the stakeholders are demanding a higher value order accountability, and additionally, the businesses will have to earn their license to operate in the society as a whole. As ease of doing business improve, the way of doing business needs to change. If we want to make a mark in the world, we have to prepare for the world to leave its mark on us। अब देखो, ये आदित्य बिरला ने बेटा बोला था ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर्स। इन्होंने बोला बेटा कि आज के टाइम पर हर एक प्रोडक्ट में क्या होता है, आप देखते हो मेक इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, अलग अलग। तो इन्होंने बताया, एक स्टेटमेंट दी अपनी कि इंडिया में हमें बिजनेस जो है ना अपना शेयर होल्डर से
शेयर होल्डर सेंट्रिक से मूव करना पड़ेगा स्टेक होल्डर सेंट्रिक। एक कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर के बारे में ना सोचे जिन्होंने पैसा लगा रखा है, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के अलावा जो सप्लायर है, कस्टमर है, ठीक है जी, एम्प्लॉय है, उन सब के बारे में सोचे। तो दिस इज कॉल्ड स्टेक होल्डर सेंट्रिक। तो हम अपनी जो सोच है बेटा वो बदलनी पड़ेगी, शेयर होल्डर सेंट्रिक से हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर सेंट्रिक में। तभी जाकर जो प्रोडक्ट पे जो बाहर मेड इन चाइना, मेड इन अलग अलग लिखा होता है, वहां पर मेड इन इंडिया पाएगा। हर कंपनी को सबको सबको लेकर चलना है, सबको सोचकर सबको लेकर चलना है अपनी ग्रोथ में। सिर्फ शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करना, अपने सारे स्टेक होल्डर के लिए काम करना है। और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फिक्स करा जाए। हाँ जी, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करें गवर्नेंस का। हाँ जी, गुड प्रैक्टिसेस का ग्लोबल स्टैंडर्ड फिक्स कर दो कि ये पैरामीटर है, ये आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ये आदित्य बिरला ने कहा। और इसके अलावा रिलायंस कैपिटल विल नो लॉन्गर बी इन एनी लीडिंग बिजनेस। अनिल अंबानी आपको पता है ये डूब गए हैं, सबसे बड़ी बात। मुकेश अंबानी फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। हमारे पढ़ते पढ़ते बेटा वो सिक्स रिचेस्ट पर्सन थे सेकंड चैप्टर में, आज थर्ड चैप्टर में फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है, वो दिखा देता हूँ। हाँ जी, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है। मुकेश अंबानी पोजीशन इन टॉप 10। शायद गूगल पिक ना करे, परसों की न्यूज है, ये टॉप 4 में आ चुके हैं। हाँ जी, 22 जून 2020 की न्यूज है ये। नंबर ही तो बहुत पुरानी न्यूज है। नंबर 9 स्पॉट, नंबर 9 के बाद नंबर 6 लिया इन्होंने, नंबर 7 लिए, नंबर 8 लिया, अब तो नंबर 4 पर आ चुके हैं ये। तो बट इनके जो दूसरे भाई अनिल अंबानी, इनका कोई भी अब लीडिंग बिजनेस नहीं रह गया। रिलायंस कैपिटल विल नो लॉन्गर बी इन एनी लीडिंग बिजनेस। So Anil Ambani run Reliance Capital, which has credit as well as insurance as well as mutual fund verticals, has decided to shutter its two lending arms by December 2019. The company Reliance Capital has two credit verticals, Reliance Commercial Finance and Reliance Home Finance, with a cumulative asset of rupees 25,000 crore. This is second major business that the Anil Ambani led group is existing after its once flagship Reliance Communication was shuttered 2 years ago and now under the bankruptcy process. Its defense business Reliance Naval is also under several financial stress. अब रिलायंस कैपिटल में सिर्फ रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस एक ऐसी बेटा यूनिट बची जिसकी जो एसेट है वो 25,000 करोड़ की है। इसके अलावा कोई भी बेटा जो बिजनेस है इनका वो इससे बड़ा नहीं है। और इसलिए बोला गया रिलायंस विल बी नो लॉन्गर, रिलायंस विल नो लॉन्गर बी इन एनी लीडिंग बिजनेस। किसी भी लीडिंग बिजनेस में अनिल अंबानी का रिलायंस कैपिटल का नाम नहीं है। हाँ जी, ये खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी में जा चुके हैं। रिलायंस कॉम इनका जो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल था वो क्या हो चुका है, बैंकरप्सी में जा चुका है। पहले पहले रिलायंस कॉम चलता था, अब जियो चलता है मुकेश अंबानी का। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका बेटा। कुछ सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, बट सैंपल क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा। सो अखिलेश दास गुप्ता फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैज पास्ड अवे। ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमारे सिलेबस में नहीं था, ये बिल्कुल आउट ऑफ द क्या सिलेबस है। सो अखिलेश दास गुप्ता हमारे चैप्टर में नहीं था ये। अखिलेश दास गुप्ता क्या फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, ये इंडियन कांग्रेस के थे, नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के पास मतलब गुजर चुके हैं। कौन सी कंपनी ने फाइल करा बैंकरप्सी में? ये हमने पढ़ा फॉरएवर 21। हाँ जी, इसके अलावा हु हैज टेकन ओवर द न्यू आईएएफ चीफ? हाँ जी, इंडियन एयरफोर्स का चीफ। नहीं, हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं इंडियन एयरफोर्स की बात। बेटा एयर मार्शल आरकेएस भादुरिया, ये हमारे क्या न्यू आईएएफ चीफ है। Who was appointed as a new MD and CEO of Federal Bank? श्याम श्रीनिवास। ये श्याम श्रीनिवासन क्या है, फेडरल बैंक एंड एमडी एंड सीईओ है किसके, फेडरल बैंक के। और which committee has been constituted by the union government to oversee the bifurcation of Jammu and Kashmir into and Ladakh into union territory? संजय मित्रा कमेटीज। ये हमने पढ़ा था कौन सी कमेटी ओवरसी कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है जे एंड के की एसेट कोर लाइबिलिटी को बाइफरकेशन का काम कर रही है। Recently, Anushka Kant has been appointed as a MD and CFO World Bank Group after resigning from the post of MD of which of the following bank? State Bank of India। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिजाइन करने के बाद जो, हाँ जी, अंशुलाल कांत थे बेटा, अंशुला कांत थे, उनको एमडी और सीएफओ अपॉइंट करा गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
बहुत बड़ी बात है, जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। हु इज प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये पता हमें। हाँ जी। हु वाज द लास्ट पोजीशन सर्व्ड बाय द अरुण जेटली? रिटायरमेंट से पहले अरुण जेटली की लास्ट पोजीशन क्या थी? फाइनेंस मिनिस्टर थी। हाँ जी। और इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स टू ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस ऑफ लोन टू एक्सपोर्टर, वो कौन सी थी? निर्विक, निर्विक थी बेटा, ये वाली निर्विक, दूसरी वाली निर्विक। निर्यात, हाँ जी, निर्यात ऋण विकास योजना, निर्यात ऋण विकास योजना निर्विक, ठीक है जी। और इसके अलावा नेम ऑफ द मंथली पेंशन, हाँ जी, मंथली पेंशन जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है बेटा, वो फार्मर्स के लिए किसान मान धन योजना। और जो कितने एज पर मिलती है बेनिफिट? 60 ईयर्स की अगर किसान हो जाते हैं, फार्मर्स हो जाते हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनको मिलती है 3000 पर मंथ की पेंशन, किसान मानधन योजना। दिस कंक्लूड योर चैप्टर नंबर 3। आपका चैप्टर नंबर 3 यहीं पर होता है खत्म। हाँ जी, साथ में हमने सारे एमसीक्यूज भी पढ़ लिए और चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। और अब एक लास्ट चैप्टर बच्चा हमारा बचा है करंट अफेयर्स के सिलेबस में, फिर करंट अफेयर्स का सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर जो बेटा लीगल एंड अदर अफेयर्स, लीगल अफेयर्स की बात होगी, अदर अफेयर्स की बात होगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू। ये क्लास चैप्टर 3 हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स 2 क्लास में खत्म हुआ है। आई होप आप सबने अच्छे से बेटा पढ़ लिया होगा इसको, और आज की क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें याद करने वाली याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में लीगल एंड अदर अफेयर्स का चैप्टर शुरू, लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का, फिर हमारा चैप्टर, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ